चिंता मत कर बेटा, बस आज रात की बात है। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वा लूंगी। माँ, मैं यहाँ और नहीं रहना चाहता। मेरी कोई गलती भी नहीं है। मेरी गलती तो सिर्फ थी कि मैं उस दिन उन लड़कों के साथ था। मैंने उनको बहुत रोकने की कोशिश की माँ, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उस लड़की का बलात्कार कर उसे जान से मार दिया। ये भी तो साबित करना है बेटा। माँ, जब मैं उस लड़की को बचाने गया, उन लोगों ने मुझे ही फंसा दिया। तुमने जो मुझे संस्कार दिए हैं, उस पर तो तुम्हें यकीन है ना माँ? हाँ बेटा। मैं ऐसी गंदी और ओछी हरकत कभी नहीं कर सकता। मैंने तुमसे ही लड़कियों का सम्मान करना सिखाया माँ। मैं ऐसी नीच हरकत कभी नहीं कर सकता। हाँ बेटा, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है कि तू कभी भी ऐसे नीच और गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। मैं ये भी जानती हूँ बेटा, तेरे वो दोस्त अमीर थे, इसलिए खुद बचकर निकल गए और तुझे फंसा दिया। मैं यहाँ और नहीं रहना चाहता। ये लोग यहाँ मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं माँ, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है। मैंने तो उस लड़की की जान बचानी चाहिए थी और ये लोग सजा उन लड़कों को देने के बजाय मुझे सजा दे रहे हैं। माने ये पुलिस वाले कानून की आड़ में मुझे कब तक परेशान करेंगे? पुलिस वाले जिनको हम जैसे आम लोगों की रक्षा करने के लिए ये ओहदा मिला है, लेकिन वो हमारे रक्षक बनने के बजाय हमारे ही भक्षक बन गए हैं। बेटा तू उठ, हाँ उठ बेटा उठ। तू बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, वकील ने सारे कागज तैयार करवा लिए हैं। कल सुबह होते ही सारे कागजी कार्रवाई पूरी करके हम तुम्हें यहाँ से छुड़वा लेंगे बेटा। हाँ तू चिंता मत कर, तेरी माँ भी जिंदा है, तू चिंता मत कर बेटा। मिलने का समय समाप्त हुआ। चलो चलो। जुलाई, उस दिन मैंने अपने कार्तिक की सारी मनपसंद चीजें बनाई, खासकर मेवे की मिठाई जो उसे बेहद पसंद थी। 6 जुलाई को तो उसका जन्मदिन भी था। उस दिन जब मैं अपने वकील के साथ थाने पहुंची तो देखा मेरा कार्तिक फर्श पर लेटा हुआ है। मुझे लगा वो बेहोश पड़ा है, पर जब मैं उसके सामने गई तो देखा उसके हाथ पांव ठंडे हो गए थे। उसके शरीर में
परेशान भी थे और उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। बच्चे को मैंने अपनी कोख में पाला, जिसकी धड़कन को मैंने दुनिया में आने से पहले महसूस की। आज वही धड़कन मेरे सामने बंद पड़ी थी और मैं बेबस थी। आखिरकार मेरे बच्चे को भी पुलिस वालों ने मार ही डाला। लेकिन आज मेरे बच्चे के मौत से जुड़ी केस का फैसला आने वाला है। की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, ये एक महज इत्तेफाक है और वैसे भी उस रेपिस्ट को पहले से ही कई बीमारियां थी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। वकील साहब को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। खैर, आप बोल सकते हैं। जज साहब, वो कोई रेपिस्ट नहीं था, वो एक इंसान था और उसका नाम कार्तिक शर्मा था। और वकील साहब शायद भूल रहे हैं कि कार्तिक पर अभी कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है। चलिए मैडम, आप कहती हैं तो मान लेते हैं कि कार्तिक शर्मा पर कोई भी अभी साबित नहीं हुआ है। ठीक है, तो जज साहब, कार्तिक शर्मा को पहले से ही कई बीमारियां थी, उसकी जान पुलिस वालों ने नहीं ली। ये एक महज इत्तेफाक है और इनके दिमाग का वहम है। बाकी कार्तिक शर्मा की मौत में इन पुलिस वालों का कोई दोष नहीं है। दिमागी वहम है? What do you mean? जबकि आखिरी वक्त पर कार्तिक शर्मा के शरीर पर चोटों के कई गहरे निशान थे। जी बिल्कुल, चोटों के गहरे निशान थे, लेकिन इससे ये कतई साबित नहीं होता कि कार्तिक शर्मा की मौत पुलिस वालों की वजह से हुई। और इन पुलिस वालों का काम ही कुछ ऐसा है कि इन्हें कई बार कई अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं ताकि सच को सामने लाया जा सके, जिससे जज साहब खुद वाकिफ है। जज साहब, इससे खुद वाकिफ है से आपका क्या मतलब है? आई नो कि पुलिस वालों को कुछ हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, पर उनकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। गवर्नमेंट ने इन्हें ये पावर, ये ओहदा गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया। मैडम, आप कुछ ज्यादा जज्बाती नहीं हो रही है? यहाँ दिल से नहीं, दिमाग से सोचिए। ये कोर्टरूम है और मैं ये कतई नहीं कह रहा कि इन्हें ये पावर, ये ओहदा गलत इस्तेमाल के लिए दी गई। मैं तो बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी ड्यूटी ही कुछ ऐसी है कि कई बार आपराधिक मामले में संलिप्त व्यक्तियों के साथ अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट अपनाने पड़ते हैं ताकि सच को सामने लाया जा सके। हाँ, पर ट्रीटमेंट देने का मतलब ये नहीं कि आप किसी की जान ले ले। और यहाँ तो आपको पता भी नहीं है कि वो अपराधी है या नहीं। वैसे भी हर साल पुलिस हिरासत में सैकड़ों की संख्या में मौतें हो रही है, जिससे पुलिस सुधार एवं सिस्टम की खामियों को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये पुलिस वाले हर बार मौत के अलग अलग कारणों और सुधार का प्रयास का हवाला देकर ये उनसे बचते रहे हैं। बहुत अच्छा बोल लेती है मैडम आप, बहुत अच्छा। जज साहब, संसद में उठे सवालों पर संदिग्ध मामलों से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। आप ये बात नहीं बोल सकती, और अगर ये ना हो तो न्याय व्यवस्था का अर्थ ही क्या रह जाएगा? बोलिए मैडम। अनुशासनात्मक कार्रवाई? जी। You mean disciplinary action, right? मैडम, थोड़ा हिंदी में समझने में दिक्कत होता है। जरूर, हाँ। बिल्कुल हिंदी में बोलूंगी मैं। अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो इसका मतलब इन पुलिस वालों
वालों के पावर के गलत इस्तेमाल के कारण कई मौतें भी हुई हैं, तब तो ये साबित होता है, तब तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि कार्तिक शर्मा की मौत भी इन्हीं पुलिस वालों के कारण हुई है। मैडम, चीखने चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। और ये कोर्ट रूम है, यहाँ पे सबूत और गवाह की जरूरत होती है, पता है ना? जी हाँ, आज पहली बार आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं भी कोर्ट का बिना वक्त जाया किए कोर्ट के सामने एक ठोस सबूत पेश करना चाहूंगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स, जो समय समय पे कैदियों से मिलकर उनके बारे में लिखी जाती है। जज साहब, ये रही ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स जो कार्तिक शर्मा के बारे में लिखी गई थी, जिससे सारा सच सामने आ जाएगा। साथ ही में मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि इन्हें ऐसी सजा हो कि सारे पुलिस कर्मियों को सबक मिले और फिर पुलिस हिरासत में कभी किसी बेगुनाह की जान न जाए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कुछ कहना है? नहीं जज साहब। हाँ, तो सारे दलीलों और सबूतों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पुलिस वालों के ड्यूटी आवर में ही कार्तिक शर्मा की मौत हुई, इसलिए इन्हें अभी के अभी बर्खास्त किया जाता है। और कार्तिक शर्मा की मौत पुलिस वालों की निर्दयतापूर्ण व्यवहार के कारण हुई है। इस एवज में श्रीमती शर्मा को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश देती है और साथ ही अफसोस जताती है कि 12 साल लगे इस केस के फैसले आने में। ये कहीं ना कहीं हमारी कानून व्यवस्था की चिंताजनक स्थिति को भी दर्शाता है। आपको पता है, लंबित मामलों को निपटाने के लिए जहां 70,000 जजों की जरूरत है, कितने जज? सिर्फ 18,000। यही वजह है कि फैसला आने में देरी होती है। हमें बर्खास्त मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, पर हम अब किस को बर्दाश्त करें? जो भी आता है हमें सुना के चला जाता है, कभी नेता, कभी आला अधिकारी, कभी आम जनता, तो कभी कैदी भी हमें सुनाने से बाज नहीं आते माँ बाप। अब उन लोगों को सुधारने के लिए हमें उनके साथ इस तरह से पेश आना पड़ता है। अब कुछ एकाध लोग शरीफ निकल जाए माँ बाप, तो उसमें हमारा क्या कसूर? अब जिसको जाना था माँ बाप वो तो चला गया। अब मेरे पीछे भी बाल बच्चे हैं माँ बाप। मुझे बर्खास्त मत कीजिए माँ बाप, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी माँ बाप। देखिए, अदालत अपनी कार्रवाई पूरी कर चुकी है, फैसला सुनाया जा चुका है, जिसे बदला नहीं जा सकता। कोर्ट की कार्रवाई यही समाप्त की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। कोर्ट के किसी भी फैसले का क्या मायने रह जाता है अगर वो समय रहते ना किए जाए? समय बीत जाने के बाद अगर मेरे हक में फैसला आ भी गया तो क्या फायदा? इसमें मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। 12 साल लगा दिए कोर्ट के चक्कर लगा कर। कई लोग कानून की इसी व्यवस्था के कारण कोर्ट तक आना नहीं चाहते। लोगों के बीच अदालत में न्याय मिलने की उम्मीद लगातार कम होती जा रही है। भारतीय न्याय व्यवस्था में न्याय मिल पाना इतना मुश्किल है। आज न्याय की तलाश में न्यायालय पहुंचने वाले लोगों को सालों इंतजार करना ही उनकी नियति बन जाती है। लेकिन मैं दोष दूँ भी किसको दूँ?
माजी हम केस जीत गए माजी। आज आपकी 12 साल की मेहनत रंग लाई। हम जीत गए माजी, हम जीत गए। मैं कहती थी ना, जीत हमारी ही होगी। सच कभी हार ही नहीं सकता। हाँ, हमारी न्याय व्यवस्था थोड़ी ढीली है, न्याय मिलने में थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन जीत तो हमेशा सच्चाई की होती है। माजी देखिए कोर्ट के फैसले के अनुसार मुआवजे की रकम। माजी आप सुन रही है ना? लीजिए माजी मुआवजे की रकम। माजी माजी मुआवजा